नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। आपदाग्रस्त जोशीमठ में लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में राहत बचाव और पुनर्वास पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। जल्द सरकार को ये जो 2000 करोड़ रुपए का पैकेज है वो मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में 1000 करोड़ विस्थापन और 1000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कामों के लिए मांगे गए हैं। वहीं राज्य सरकार स्तर से भी जोशीमठ में मुआवजा बांटने का काम अभी चल रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर केंद्र सरकार द्वारा कितना पैसा इसमें जारी किया जाता है। तो आपको बता दें कि लगातार जोशीमठ में राहत बचाव कार्य चल रहा है और सर्वे होने के बाद जो वहां पर पुनर्वास किया जाना है उसका आकलन किया गया और उसके बाद केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा गया है। और इस 2000 करोड़ रुपए में जो बंटवारा हुआ है वो है 1000 करोड़ रुपए विस्थापन के लिए और 1000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जो वहां पर काम होने हैं उसके लिए मांगा गया है। और ये जो पूरा प्रस्ताव है, जो पैकेज है, वो तैयार करके भेज दिया गया है केंद्र को। ये लगभग 2000 करोड़ की डिमांड भेजी हुई है सचिव आपदा प्रबंधन के द्वारा। और 1000 करोड़ की हमने बजट प्रोविजन रखा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस धनराशि पर सहमत होते हैं। लेकिन हमने 1000 करोड़ की बजट प्रोविजन ऑलरेडी कर चुके हैं और यदि इससे ज़्यादा धनराशि स्वीकृत हो जाती है तो फिर उसको कंटीजेंसी से मीट आउट किया जाएगा। सरकार ने जोशीमठ आपदा का आकलन करने में भी बड़ा विलंब कर दिया और अब राज्य सरकार की ओर से केंद्र को 2000 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए जो है एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव को आपदा के एक सप्ताह के अंदर सरकार को केंद्र को भेज देना चाहिए था। आखिर ब्यूरोक्रेसी कहाँ अब तक सोई हुई थी गहरी नींद में कि राज्य की जोशीमठ की आपदा का आकलन करने में इतना समय लग गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू दिन कह रही थी कि आप 2500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज तत्काल केंद्र को जोशीमठ के लिए घोषित करना चाहिए और जोशीमठ को आपदा घोषित कर देना चाहिए। अगर इतनी देर से सरकारें जागेंगी और इस पैकेज से भी मुझे नहीं लगता कि जोशीमठ के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। 3000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया जाना चाहिए था और जो आपदा के कार्य थे, लोगों के पुनर्वास की दिक्कतें थी, क्योंकि लोग अभी जो है वहाँ पर जो जिन शेल्टर होम में रह रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि वो 6 महीने रहेंगे, साल भर रहेंगे वहाँ, ये 2 साल रहेंगे। आखिर कब ये आपदा के कार्य वहाँ पर पूरे होंगे, लोगों की पुनर्वास की व्यवस्थाएं होंगी, ये अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। तो आज क्वेश्चन आवर में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो पैकेज केंद्र से मांगा गया है जोशीमठ के लिए वो कितना काफ़ी है और क्या वाकई जितना पैकेज मांगा गया है उतना पैकेज जो है राज्य सरकार को मिलता है या नहीं। हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले आपका इंट्रोडक्शन उनसे करा देते हैं। और सचिन गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप चमोली जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अमेंद्र बिष्ट जी, आप प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में राजेंद्र बिष्ट जी जो है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का हमारी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन गुप्ता जी आपके पास आऊंगी। ओपनिंग कमेंट आपसे लेंगे कि जो 2000 करोड़ रुपए का पैकेज आप लोगों ने डिमांड किया है किस बेसिस पे किया है? देखिए दिव्यदर्शनी जी, आपने देखा है कि जब से जोशीमठ में आपदा आई है और जिस प्रकार से वहाँ पर अव्यवस्थाएं बनी थी, उस पर सरकार शुरू से ही जो है बड़ी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ी है। चाहे वहाँ पे पुनर्वास की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पे आम जनजीवन को केवल ट्रांसफॉर्मेशन, केवल उनको जो है वहाँ से शेल्टर होम तक या कहीं किराए पे जाने की व्यवस्था हो, वहाँ पर उनको आर्थिक सहायता के विषय और तो और सरकार की संवेदनशीलता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर जो पशु हैं, जो लोगों ने पशु पाल रखे हैं, उनको भी जो है बाकायदा जो है उनके लिए भी मुआवजा जो है उनके भरण पोषण के लिए सरकार ने दिया है। लगातार जो है आपने देखा होगा कंबल की किटें बांटी गई हैं, वहाँ पे जो है गर्म पानी की बॉटल्स बांटी गई है, टोपी इत्यादि इत्यादि जितनी एक आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे आपदा के दौरान, वो सब सरकार ने बड़े अच्छी व्यवस्था के साथ बांटी है। और लगभग अभी तक जो है जो सरकार, अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी क्योंकि विस्थापन नीति जो है अभी 2-3 दिन पहले तैयार हुई है, तो उससे पहले लगभग जो है सरकार 45 करोड़ रुपए की राशि जो है केवल इन कामों मदों में वितरण कर चुकी है। क्योंकि अब विस्थापन नीति बन चुकी है और सरकार ने ये भी तय किया है कि भविष्य में
जो है, क्योंकि हमारे को एक बड़े अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी और राज्य सरकार को जो है उसे वहन करने की क्षमता कम है, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा है कि जब तक केंद्र से राशि अब मुक्त नहीं होती तब तक कोई काम प्रभावित नहीं होगा। राज्य सरकार अपनी मत से उस पैसे को देगी और जब केंद्र सरकार से वो पैसा आ जाएगा तो वो पैसा जो है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होकर जो है वो पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सरकार ने ये आगामी नीति के लिए, सरकार ने कोई एडवांस और उसके लिए नहीं मांगे, सरकार ने आगामी नीति जो तैयार करी गई है जिसमें विस्थापन होना है, उनको मुआवजा वितरण करना है, वहाँ का जो एक नए जगह पे जो हमारे जितने भी आपदा में प्रभावित परिवार हैं उन सबको जो है वहाँ पे पुनर्वास करना है, तो उनके लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी चाहिएगी, वहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था भी चाहिएगी, वहाँ पे विद्युत लाइनों की जरूरत भी पड़ेगी, हर चीज़ की तमाम, क्योंकि एक नया सेटअप है, एक नई छोटी सिटी जो है वहाँ पे बसाने का कार्य सरकार को करना है। तो उस सब के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से मांगा है और निश्चित रूप से मोदी सरकार जो है, मोदी जी का लगाव हमेशा उत्तराखंड से रहा है और निश्चित ही जो है जल्दी जो है ये राहत पैकेज मिलने की संभावना है। ठीक है, संदीप चमोली जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं कांग्रेस लगातार जो है जोशीमठ को लेकर आवाज़ उठाती आई है और ये कहती है कि सरकार कहीं ना कहीं संवेदनशील नहीं है। ये जो 2000 करोड़ रुपए का पैकेज का मांग की गई है उसको कैसे देखते हैं आप? दिव्यदर्शिनी जी, अगर आप जोशीमठ आपदा को प्रारंभ से देखेंगे तो उस पूरी आपदा में भाजपा कितनी संवेदनशील है आप इससे समझ सकती हैं कि पैकेज की घोषणा की सिर्फ आज चर्चा हो रही है कि मांगा गया है, मिला नहीं। अगर भाजपा के प्रवक्ता साथी कहते हैं कि मोदी जी हमारे लिए बहुत संजीदा है, हमारे लिए बहुत सोचते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आपदा को आए हुए कम से कम 3 माह से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी हम मुआवजे के लिए सोच रहे हैं। मांगा, उन्होंने दिया कुछ नहीं है। मिलने का समय खिंच सकता है क्योंकि आने वाले समय में मोदी जी को 2024 का चुनाव उत्तराखंड में लड़ना है। दिव्यदर्शनी जी, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये मुआवजा जो देने की नीति बना रहे हैं, पहले उस नीति का रोड मैप जोशीमठ के लोगों के लिए, जिनको ये बार बार राहत पहुंचाने की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, इस नीति का पूरा विस्तारण या पूरा मैप जो है ये सबसे पहले उन लोगों के साथ ये बैठ के जारी करें और बताएं और उनको बताएं कि हम आपके लिए ये करना जा रहे हैं। वर्तमान समय की ये स्थिति है, कोई भी जोशीमठ आपदा में जो ये लोग उनको धनराशि मुहैया कराएंगे, जिसे आपदा राशि कह सकते हैं, उसका कोई भी रोड मैप, कोई भी रूपरेखा, कोई भी स्पष्ट तरीका देने का या क्या आकलन किसकी संपत्ति का, किसकी जमीन का होगा, किस प्रकार का आकलन होगा, सरकार ने कुछ भी तय नहीं किया है। क्योंकि जोशीमठ भगवान बद्री विशाल का द्वार था और पहाड़ के लिए अगर आप देखेंगे दिव्यदर्शिनी जी, तो पहाड़ में जो जोशीमठ था ये वहाँ के लोगों की आर्थिकी का एक मुख्य साधन था। जोशीमठ का पूरा व्यवसाय यात्रा से जुड़ा हुआ है। पूरा लोगों का जो व्यवसाय है वो कॉमर्शियल व्यवसाय है। आपने जो वितरण का जो आप काम कर रहे हैं, पहले उन लोगों को संतुष्ट कर लीजिए। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जोशीमठ का आदमी आज भी, जोशीमठ का आदमी कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, जोशीमठ का आदमी आज भी लामबद्ध है सरकार के खिलाफ और वो ये कह रहा है कि हम आपके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, ये हम आप सबके सामने हैं। आप देख सकती हैं स्पष्ट रूप से ये सामने है, हर माध्यम से लोग बार बार आके कह रहे हैं। तो सरकार को दूसरी बात, इतनी बड़ी आपदा आ गई, सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि इस आपदा का क्या कारण है। ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि अब जोशीमठ में आप रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो किस ओर इनकी आपदा की दिशा जा रही है, क्या राहत बचाव कार्य करेंगे जब इन्हें आपदा आने के कारण ही नहीं पता है। तो सरकार की संवेदनहीनता आप इससे समझ सकते हैं कि अभी तक प्रदेश की जनता, देश की जनता ये नहीं जानती कि अब जोशीमठ की जो आपदा वो किस लिए आई और भविष्य में कितनी और आ सकती है। ठीक है, अमरिंदर बिष्ट जी, आपकी क्या राय है इस पर? किस तरीके से देख रहे हैं इस 2000 करोड़ रुपए के बजट को? देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने ये जो बजट बनाया होगा, मुझे लगता है कि उसको लेकर के, विस्थापन को लेकर के ये भी तय किया होगा कि विस्थापन कहाँ होगा और उसमें इस बात की भी स्पष्टता होगी कि क्या जोशीमठ को बसाना कहाँ जा रहा है। क्योंकि जब कोई डीपीआर बनती है, हालांकि अभी अनुमानित बनी होगी, लेकिन अगर बनाई है तो इस दिशा में भी सोचा गया होगा। और आप कह रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं, देखिए उत्तराखंड की जनता यहाँ की सरकार को कम और दिल्ली की में बैठी जो केंद्र की सरकार है उसको देखते हुए ज़्यादा वोट देती है। और यहाँ की जो सरकार है वो भी अपनी उपलब्धियों पर कम और दिल्ली की सरकार की उपलब्धियों पर ज़्यादा मतलब वो बात करती है। वो कहती है कि भाई
डबल इंजन की सरकार बनेगी तो उनको फ़ायदा होगा। हालांकि ये बात दीगर है कि आज तक जब से 2017 का भी जो कार्यकाल था वो भी और ये 22 का भी, तो ऐसा कोई लाभ हुआ नहीं जिसमें अलग से कुछ ऐसा दिखा हो कि उत्तराखंड को डबल इंजन का फ़ायदा मिला है, बल्कि उसका नुकसान ही उत्तराखंड के लोगों को हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई बजट इन्होंने मांगा है, चलो देर सही, वो जो संदीप भाई भी कह रहे थे कि 3 महीने बाद ही सही, पर इन्होंने मांगा है, अभी तो मांगा है, अभी देते क्या हैं। लेकिन मैं मतलब इसमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इनका स्वभाव है भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं ना कहीं ये उसमें लग गए हैं अभी से कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होना है उसको लेकर के एक फील्डिंग के तौर पर, उसको लेकर के एक चुनावी रणनीति के तौर पर, और चुनावी रणनीति में जो रहता ही है इनका कि भाई अपनी किसी तरीके से बवंडर पैदा करिए, क्योंकि ये जो मामला, इतना बड़ा जो मामला है, इसको सीधे अगर ये कह भी रहे हैं तो एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मतलब मुख्यमंत्री का भी मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ ऐसा अभी तक सामने आया है। तो एक राजनीतिक फील्डिंग के तौर पर भी मैं इस पैकेज को देख रहा हूं जिसकी मांग की जा रही है। और अभी ये भी देखा जाना चाहिए कि स्वयं उत्तराखंड सरकार इसमें जोशीमठ आपदा को लेकर के वो कितना बजट देने के लिए वो तैयार हैं। और जहाँ तक पैकेज की, अब मुझे अभी याद आ रहा है क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद जो है विधानसभा का सत्र आउट होना है गैरसैंण में जी। और पिछली बार जब सत्र हुआ था गैरसैंण में तो आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो एक बड़े पैकेज की वो बात कर रहे थे गैरसैंण के लिए, 25,000 करोड़ की बात कर रहे थे। तो अब ये जानने की भी आवश्यकता है कि क्या उस बजट का कहीं अभी जो अमृतकाल जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अमृतकाल का जो बजट आना है उसमें क्या उसका वो हमको दिखेगा या नहीं दिखेगा, या त्रिवेंद्र जी का जो 25,000 करोड़ की जो बात थी वो सिर्फ जो है वो भी एक जुमला साबित होगा। तो जहाँ तक जोशीमठ को लेकर के चूंकि आज बात हो रही है तो निश्चित तौर पर हम भी मानते हैं कि पहली बार मतलब ये लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि जोशीमठ हमारा एक धार्मिक मान्यता का शहर भी है और बड़ी वहाँ को लेकर के जो है प्रत्येक प्रदेशवासी चिंतित है। तो उस चिंता में यदि प्रदेश ने पहल की है, एक बजट मांगा है, तो केंद्र की सरकार को तत्काल उसको यथावत, उसको कम भी नहीं करना चाहिए और यथावत पूरा बजट उत्तराखंड को देना चाहिए ताकि हम लोग उस शहर को कहीं दूसरी जगह बसा सकें और जोशीमठ के लोगों को उस संकट से बाहर निकाल सकें। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सचिन गुप्ता जी, आपने सुना डीपीआर का जिक्र यहाँ पर किया, चाहे वो संदीप चमोली जी हो, अमरिंदर बिष्ट जी हो, उनका ये कहना है कि आपने अभी सिर्फ मांगा है, बजट अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन आपका रोड मैप क्या है, किस बेसिस पे कितना पैसा कहाँ खर्च करने वाले हैं? क्योंकि हमने बाइट में भी सुना था, विपक्ष का ये कहना था कि हम चाह रहे थे कि 2,500 करोड़ रुपए आप पहले डिमांड कर देते, पहले ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उस पर क्या कहेंगे डीपीआर की अगर बात की जाए तो? देखिए, मैं तो अभी दिन में जो है आप ही के चैनल पे जो है फ़ोनों पे था, तो तब जो है इनके एक प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि सरकार को जो है केंद्र से 10,000 20,000 करोड़ रुपए मांगना चाहिए। तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि वर्तमान की सरकार में और कांग्रेस सरकार में बहुत फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी जो है ऑन ग्राउंड काम करती है, जितनी की आवश्यकता बनती है उसकी एक डीपीआर, एक उसका एक रफली एस्टिमेट तैयार किया गया है और जितने पैसे की धन की आवश्यकता है वर्तमान में उसका एस्टिमेट तैयार करके केंद्र में भेजा गया है। और जब तक एक आकलन, क्योंकि अभी तक यही व्यवस्थाएं तैयार की जा रही थी, क्योंकि अभी जितनी भी जांचें हैं वहाँ पर कि वहाँ पर जो है इस तरीके की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, भू धसाव क्यों हो रहा है, भू कटाव क्यों हो रहा है, जल कहाँ से आ रहा है, कौन सा जल आ रहा है, ये सब चीज़ों की जो है अभी एक जांच पड़ताल वहाँ पर बराबर प्रॉपर चल रही है। एक बार सबकी जानकारियाँ आ जाए उसके बाद जो है एक ठोस रणनीति के साथ, क्योंकि अब ऐसा ये समय ऐसा नहीं है कि जोशीमठ से विस्थापितों को उठाया और कहीं ऐसी जगह सुरक्षित जगह जाके छोड़ दिया और वहाँ पर कल को फिर कोई नई स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उनके साथ जो है ये दोहरी मार होगी। तो इससे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जो है सभी अधिकारी गणों के साथ जो भू वैज्ञानिक हैं उनका सहयोग लेके, उनका मार्गदर्शन लेके सरकार आगे बढ़ी है। और आगे जैसा कि अभी सरकार के सचिव ने भी कहा और मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा कि 1,000 रुपये विस्थापितों के लिए उनके जो भवन जो ये लोग व्यवस्था अपनी बनाएंगे उनमें वितरण करने के लिए, और 1,000 रुपये वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ पे बुनियादी सुविधाओं को बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए जो है सरकार ने इसका रोड मैप तैयार किया है। और अभी भी जो है सरकार जो है लगातार
हर रोज़ जो है जितने भी विस्थापित परिवार हैं उनको मुआवजा बांटने का कार्य जो है कर रही है। उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको पूर्ति जो है सरकार कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री का वहाँ पर 2-2 3-3 दिन रहना, अलग से 2-2 समितियाँ वहाँ पे बैठाकर जो है उनसे उनकी समस्याओं के निवारण के लिए जो है चर्चा करना और वो प्रदेश और केंद्र सरकार तक पहुँचाना, तो ये सरकार दिखा रही है कि सरकार कितनी मुस्तैदी के साथ वहाँ पे कार्य कर रही है। केंद्र के लगातार, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, और स्वयं पीएमओ जो है, पीएमओ भी जो है इस पे लगातार जो है प्रदेश की इस आपदा पर जो है अपनी मॉनिटरिंग बना के रखा हुआ, लगातार मुख्यमंत्री से और अधिकारी गणों से जो है संपर्क में है। तो इसलिए सरकार बड़ी तेजी के साथ जो है इसे जो इतने भी वहाँ के परिवार हैं उनको विस्थापित करने के लिए बड़ी तेज गति के साथ काम कर रही है, और निश्चित रूप से जो है केंद्र से बजट जल्द ही मिलेगा, इसका मैं आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास वापस। सचिन जी, राजेंद्र बिष्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। सर, ये जो आप क्या कहेंगे, जब से जोशीमठ ये जो आपदा आई उसके बाद से जो राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, जितना सरकार खर्च कर चुकी है और जितना खर्च होना है उसमें अब 2000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो मांगा गया है केंद्र से, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए प्रियदर्शनी, अगर आप जोशीमठ की बात करते हैं तो अभी सबसे बड़ी जो चीज है, जो एट प्रेजेंट जो वहाँ के जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में कैसे हम जोशीमठ के जो वहाँ के लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनका कैसे हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके अभी अगर आप ये देखें कि चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसके अलावा वहां से बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं, 2-3 ऐसे मोहल्ले हैं जो करीबन 100% विस्थापित की श्रेणी में है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि वहां पे स्वास्थ्य से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, और वहां पे अभी भी जो है जोशीमठ के लोगों में बहुत डर है कि मतलब किस तरह से जो है आने वाले टाइम पे ये आगे चलेगा। लेकिन जहां तक बात ये है कि सरकार उस मामले में आगे बढ़ रही है। सरकार को पैसा भी चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे जानते हैं कि उत्तराखंड जो स्टेट है उसका बजट इतना कम है, उसका रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम है कि सरकार अपनी तरफ से स्पेशल एलोकेशन कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार जो भी है, उत्तराखंड सरकार केंद्र से एडिशनल जो है फाइनेंस मांग रही है, रेवेन्यू मांग रही है, दो चीजों के लिए, स्पेशली जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जो लोग वहां पे रहेंगे उनको कल आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो लोग वहां से विस्थापित होते हैं तो उनको ऐसी जगह विस्थापित करना कि जहाँ पे अगर उनका जो विस्थापन होता है तो उनको वहां पे पूरी सब सुविधाएं मिले, और जो उनका जैसे पहले जो जीवन यापन करते थे उस तरह से करें। तो सरकार के पास ये दोहरी जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जोशीमठ प्रकरण को सही करने के लिए। और सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि सरकार जब केंद्र सरकार से बजट मांग रही है तो केंद्र सरकार देगी, और इसकी जो मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है। साथ में इसमें करीबन 7 विभाग जो है इसमें इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय पे ये जल्दी ही अगर पैसा मिल जाता है और रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है, तो ये सब शुरू होने के बाद जो है 6 महीने और साल भर में आने वाले समय के बाद जो है ये सब कुछ सही हो जाए, हमें ऐसी आशा है। बिल्कुल। सचिन जी, आपने इससे पहले कहा था कि जो पूरा DPR है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन जब आम बजट पेश हुआ था 2023, उस वक्त लोगों को बहुत उम्मीद थी कि एक स्पेशल कैटेगरी में जो है जोशीमठ को रखा जाएगा, और जितनी सेंसिटिव ये बात है उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि उस बजट में जोशीमठ के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन वहाँ से निराशा हाथ लगी, और उसके बाद अब जाके जो है कहीं ना कहीं आप लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की मांग केंद्र से रखी है। आपको कितनी उम्मीद है कि पूरा का पूरा बजट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केंद्र आपको उतना पैसा नहीं दे पाता जितना आपने मांगा है, तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव कोई बैकअप है आपका? देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि प्रदेश सरकार ने व्यवस्था बनाई है, जो बजट में व्यवस्था है वो भी प्रावधान रखा गया है कि जब तक केंद्र सरकार से बजट रिलीज नहीं होता तब तक राज्य सरकार जो है जितनी भी आवश्यकता जोशीमठ में पुनर्वास की जरूरत पड़ेगी, या फिर वहाँ पे विस्थापित करने के लिए जरूरत पड़ेगी, या वहाँ के जो है लोकल लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पड़ेगी, उतना जो है राज्य सरकार उसको वहन करता रहेगा। और मैं वैसे भी एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2013 की आपदा
जब प्रदेश के अंदर आई थी तब भी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हालांकि तब उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया तत्कालीन सरकार ने, लेकिन जो है तब भी उन्होंने जो एक राहत पैकेट जो हैं, विशेष पैकेट जो वहाँ पर आवश्यकता थी उसको जो है भेजने का कार्य किया। तो ये अगर मैं आज की बात करूँ तब में बहुत अंतर आ गया। आज वो देश के प्रधानमंत्री और जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है इस समय मैं कहूँगा कि जो है प्रदेश के अंदर संचालित हो रखे हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड के कार्य हों और अन्य तरीके के जो है कार्य जो है प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ कि जो प्रदेश सरकार ने जो बजट उनसे मांगा है वो निश्चित रूप से जो है बजट मिलने में देरी नहीं होगी। और मैं तो इतना कह रहा हूं कि 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट की भी आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसमें बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। वो विकास चाहते हैं और उन्होंने भी हमारे चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हों चाहे मोदी जी हों, उन्होंने कहा है कि ये जो पुनर्वास व्यवस्था है ये एक मिसाल बननी चाहिए पूरे और अन्य राज्यों के लिए कि यहाँ पर किसी प्रकार से किसी को कोई व्यवस्था ना हो। और दूसरा भी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से वहां पर आवास बनाने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसमें जीएसटी भी जो है इंक्लूड करके पैसा जो है राज्य सरकार उनको दे रही है वहां पर, ताकि जो है कल को जब ये मकान बनाने जाएंगे सामग्री खरीदेंगे तो उसमें कहीं जीएसटी के भी जो है उनको जो है अपनी जेब से देना हो। तो सरकार हर पहलू पे हर बिंदु को जो है बड़ी गंभीरता के साथ जो है आगे लेके चल रही है और तभी जो है पुनर्वास नीति में बनाने में थोड़ा सा समय लगा और लेकिन जो पुनर्वास नीति बनी है वे ठोस बनी है। और आप देखेंगे कि जो है अभी मैं कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे था, वहाँ के जोशीमठ के लोगों ने जो है सरकार के कार्यों की, मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री की सराहना करी है। उन्होंने कहा कुछ समस्या यहाँ पर आ रही है मौसम के कारण, लेकिन फिर भी जो है सरकार हमारे साथ खड़ी है। इस चीज़ के लिए हमारे अंदर प्रसन्नता है, लेकिन थोड़ा सा भय हमारे को है। स्वाभाविक है कि जिस तरीके की आपदा वहाँ पर है तो भय भी होगा, लेकिन वहाँ के आम जनमानस में सरकार को लेकर जो है वो आश्वस्त है और उनको यकीन है कि सरकार उनके लिए अच्छी व्यवस्था बना कर देगी। ठीक है संदीप जी, आप संतुष्ट हैं इस जवाब से जो दिया गया है सचिन गुप्ता जी ने द्वारा? दिव्यदर्शिनी जी, सबसे पहली बात तो वो कौन लोग हैं जोशीमठ के जो भाजपा के कार्यों से संतुष्ट है, उनकी खोज करना एक बहुत बड़ा काम आज आपके चैनल नहीं दिखाया था, मैं तो भाजपा गया के नहीं था वहाँ प्रवक्ता पे, साथी ने आपके कह चैनल दिया, की रिपोर्टिंग थी एचएनएन की। भाजपा प्रवक्ता साथी ने कह दिया तो उनकी खोज करना मेरे लिए बड़ी आवश्यक है। जो मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री किसी नामचीन हस्ती से देश की ये पूछता हो अमरिंदर भाई कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, और भाई ने आसानी से कह दिया कि वो 2013 में हम नहीं आ पाएगी, कांग्रेस की सरकार थी, आने नहीं दिया। ठीक है, तो भैया अब तो आपकी सरकार यहाँ भी सेंटर में, आप आइए, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर छोटी छोटी बातों में आप उत्तराखंड के लिए इतने संवेदनशील हैं तो किस प्लेटफॉर्म से नरेंद्र मोदी जी ने ये जताया है कि जोशीमठ के लिए चिंतित है, उस प्लेटफॉर्म को अगर भाजपा के प्रवक्ता साथी सार्वजनिक कर दें तो शायद हो सकता है कि मेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि हो जाए। दिव्यदर्शनी जी, कहीं भी बात रही पीएमओ की, पीएमओ का अधिकार होता है, फिर कार्य क्षेत्र होता है कि अगर किसी भी राज्य में कोई आपदा घटे तो अगर यहाँ हमारी सरकार भी होती तो पीएमओ उनके परस्पर संपर्क में रहता। एक भी माध्यम से छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करने वाले सोशल मीडिया के शौकीन प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री, हम संवैधानिक देश के नागरिक हैं, उनके द्वारा एक भी किसी भी माध्यम से जोशीमठ की आपदा पे कोई भी शब्द नहीं प्रकट किए गए। इस बात का दुर्भाग्य मैं मानूंगा, क्योंकि वो जो छोटी छोटी बातों में कहते हैं कि इस राज्य से मेरा बहुत बड़ा लगाव है। अब हम उत्तराखंडी आपसे आग्रह करते हैं, पहले तो इतनी बड़ी आपदा थी, विशेष अधिकार क्षेत्र होता है सेंटर का दिव्यदर्शिनी जी, तो तत्काल प्रभाव से आपदा राशि जारी कर सकते हैं। ठीक है, आपने नहीं दी, हमारे राज्य के मुखिया ने मांगी है, आपसे आग्रह है अब इसको राजनीतिक 2024 की तरह ना खींचिए कि भैया जब चुनाव आसपास आएंगे तब हम जाके इस राशि को जारी करेंगे। दूसरी बात, आप जो नीति आपके द्वारा बनाई गई है उस नीति का डिस्कशन या तो जोशीमठ के लोगों के साथ करें, अगर आपको सही लगता है, क्योंकि भैया उन्हीं के साथ करनी पड़ेगी। जोशीमठ के लोग आज तक सरकार से ये पूछ रहे हैं कि भैया जो नीति आपने हमारे लिए बनाई, इन्होंने समिति में कुछ लोकल लोग रखे जो संतुष्ट नहीं थे, बाद में उनके मतभेद सरकार से हो गए थे। उन लोगों ने कहा है कि आप लोग सार्वजनिक रूप से हमसे डिस्कशन करिए, जो नीति जिनके लिए बन रही है। प्रियदर्शन जी, ये राज्य का दुर्भाग्य देख ले, इससे पहले भी हो चुका है। आपने इतना बड़ा जो आयोग बनाया था, मंदिरों के लिए समिति बनाई थी, उसका हमें इतने झेलना पड़ा, उसके बाद हमें वो हटाना पड़ा।
तो ऐसा जो भी नियम कानून आप इस राज्य के लोगों के लिए बना रहे हैं, सरकार सेंटर से हमारा आग्रह है कि कृपया हम लोगों से डिस्कशन करें, जोशीमठ लोगों से डिस्कशन कर लीजिए, तो हो सकता है कि बाद में इसमें कोई भी वाद विवाद ना हो। आपसे आग्रह है, आप राशि दें, राशि देते समय ये भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी से गांव दूरस्थ इलाके की जमीन ले रहे हैं तो उसकी राशि उस प्रकार की हो, और जिससे शहर की जमीन ले रहे हैं, क्योंकि जोशीमठ मात्र एक गांव का विस्थापन नहीं है। आपको स्वराज जो रोजगार, वहां का मुख्य रोजी रोटी का जो संघर्ष एक पहाड़ के व्यक्ति का, उसको भी आपको विस्थापन करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था भी उसके लिए कहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चर्चा में आएंगे वापस, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और लगातार ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास पेशकश क्वेश्चन आवर में। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो 2000 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे मांगा गया है केंद्र सरकार द्वारा, कितना जायज़ वो फंड है और किस तरीके से जो है उसे यूटिलाइज़ किया जाएगा। ब्रेक से पहले हमने भाजपा और कांग्रेस दोनों का पक्ष जानने की कोशिश की। अमरेंद्र बिष्ट जी, मैं आपके पास आऊँगी। आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाश रही है उत्तराखंड में और ये कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप इस पूरे सिनारियो को देखें, आपने देखा है जब जैसे ही जोशीमठ की आपदा शुरू हुई, जैसे सरकार ने काम किया है और अब फंड्स की रिक्वायरमेंट हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि इतना फंड जो एलोकेशन मांगा गया है वो काफ़ी है, और या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब जोशीमठ को लेकर के ये चिंता बाहर आई, तो उसके बाद ये चिंता सिर्फ जोशीमठ तक नहीं रही। नैनीताल में आपने देखा, टिहरी में आपने देखा, उत्तरकाशी में आपने देखा, बहुत सारी जगह पर लोग इस बात को लेकर के मतलब आशंकित थे कि उनके शहर में भी इस तरीके के विस्थापन की या इस तरीके की जो दरार आने की जो बातचीत थी, वो उनको भी लग रहा था। और बड़ा उसको लेकर के जिला अधिकारियों के स्तर पर भी बातचीत हुई और स्वीकार भी किया गया। चिन्हित कुछ शहर तो चिन्हित भी किए गए। तो आप जो कह रहे हैं कि क्या ये कम बजट है, तो निश्चित तौर पर एक दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता थी, एक दीर्घकालिक बजट बनाने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वर्तमान में जोशीमठ के साथ साथ जिन अन्य शहरों पर उत्तराखंड के खतरा है, अल्मोड़ा से लेकर के और उत्तरकाशी तक, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। और एक बड़े बजट की मांग की जानी चाहिए थी शहरवार, कि भाई हमको जोशीमठ में मान लिया जाए 2500 करोड़ चाहिए, 2000 करोड़ चाहिए, तो हमको उत्तरकाशी में कितना चाहिए होगा, हमको टिहरी में कितना चाहिए होगा, हमको नरेंद्र नगर में कितना चाहिए, हमको अल्मोड़ा में कितना चाहिए, हमको नैनीताल में कितना किया जाए। सरकार यदि इस बात को गंभीरता से लेती तो निश्चित तौर पर इसका एक इसकी व्यापक डीपीआर बना करके भविष्य में इस तरीके की दिक्कतें ना आए, जैसे अचानक से जोशीमठ में पता चला और फिर वहाँ पर एकदम से फिर लगना पड़ा। तो पहले से ही ये चिंता कर ली जाती तो एक बड़े बजट की व्यवस्था की जा सकती थी। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने भी कहा, और प्रधानमंत्री स्वयं आते रहते हैं यहाँ उत्तराखंड में और वो बोलते रहते हैं कि मैं तो उत्तराखंड का हूँ, उत्तराखंड को लेकर के मैं बड़ा चिंतित हूँ। तो एक बेटे के रूप में मुझे तो लगता है कि वो 1 लाख 2 लाख करोड़ भी दे सकते थे इस प्रदेश को, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन मांगने वाले भी चाहिए। अब आप बताइए कि मांगने की बात आ गई है, अब आप 3 महीने बाद आप यहाँ पर मांग रहे हैं जोशीमठ के लिए अपनी स्टेट का जो बजट है। मुझे नहीं पता कि इसमें, हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हम भी अपने स्तर से कुछ करेंगे। अब सरकार क्या करेगी? अब परसों से बजट शुरू हो रहा है गैरसैंण में, और कितना सरकार करेगी अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कितना पैसा वो देने वाले हैं, हम कहाँ से देने वाले हैं। तो जहाँ तक केंद्र सरकार की तरफ से आपने बात की, तो केंद्र सरकार उत्तराखंड को लेकर के बड़ी पीड़ा उनमें रहती है। और अब इस पीड़ा के बदले, अभी तो शब्दों की पीड़ा थी, अब तो ये दिखना चाहिए था व्यवहार में। और 2000-2500 करोड़ तो मांगने की भी आवश्यकता नहीं था। उत्तराखंड का बड़ा बेटा वहां बैठे हैं दिल्ली में, तो मांगने की भी जरूरत नहीं थी, इतने तो मोदी जी पहले ही दे देते। लेकिन अब अगर मांगने की आवश्यकता पड़ी तो कम से कम, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि एक अच्छी रकम, और ताकि उत्तराखंड के छोटे छोटे हमारे कस्बे जिन पर विस्थापन का अलग अलग आपदाओं के कारण विस्थापन का संकट है, उस पर बातचीत हो जाती है। और वैसे भी जब से वो प्रधानमंत्री बने तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में सिर्फ
शब्दों में ही उन्होंने उत्तराखंड का भला किया। उत्तराखंड में तो प्रत्येक वर्ष आपदाएं आती हैं। पिछले वर्ष भी इसमें टिहरी में बड़ी एक आपदा आई जिसमें भी हमको मदद की आवश्यकता थी। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, सरकार यहाँ की लोकल सरकार, यहाँ की राज्य की सरकार ने भी किया, अपने अपने स्तर पर सभी लोगों ने किया, लेकिन केंद्र से तब भी कोई मदद नहीं आई। तो अगर एक ऐसी दुर्भाग्य से ऐसी घड़ी बनी है कि हमको मदद की आवश्यकता थी, तो इस समय बड़ी मदद मांगी जानी चाहिए थी। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट जी आपके पास आऊंगी। बजट जो पेश किया जाना है, 13 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, लगभग 15 मार्च तक बजट पेश होगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या अनुमान लगाते हैं कि इस बजट में जो सरकार कह रही है कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर जो है कुछ प्रावधान कर सकती है, और सूत्र ये कहते हैं कि लगभग 1000 करोड़ जो है सरकार दे सकती है, तो क्या आपको लगता है इतना सरकार कर सकती है अपने बजट से? क्योंकि 2000 करोड़, माफ कीजिएगा, वो पहले केंद्र से मांग चुकी है। मुझे तो जहाँ प्रियदर्शनी लगता है कि जो आने वाला जो बजट आएगा उसमें इसका प्रावधान हो सकता है, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 करोड़ का प्रावधान होगा, तो मुझे तो नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि अगर आप ये देखिए कि हमारे पूरे प्रदेश की जो स्थिति है, जो मतलब एक इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, वो अभी बहुत ज्यादा कोई रोबस्ट नहीं है। हम लोग ऑलरेडी कर्जे में डूबे हैं, ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो 200 करोड़ या 300 करोड़ का हो सकता है, बट 1000 करोड़ का जो है एलोकेशन बजट में मुश्किल लगता है। पहली चीज, जहां तक बात यह है कि केंद्र सरकार से हम जरूर जो है मांग रहे हैं, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार से अगर हम ज्यादा मांगते तो हमें वो एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से होगा, किन मदों में होगा, किस तरह से उसको करेंगे, ये अभी बात खुलासा नहीं है। बट हम ये जानते हैं कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो है, क्या कहते हैं, जो एट प्रेजेंट जो लोग सीधे सीधे इफेक्टिव हैं, उन लोगों का विस्थापन, उन लोगों का जीवन यापन, और किस तरह से वो पटरी पे उन लोगों की जिंदगी आए, वो सबसे अहम है। नंबर 2, उसके अलावा जब बाकी जो लोग जो कम इफेक्टेड हैं, ये जो लीस्ट इफेक्टेड हैं, उन लोगों के ऊपर कैसे उस शहर को बसाया जाए, कैसे उस शहर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक आपका ड्रेनेज सिस्टम, और किस तरह आने वाले टाइम पे वहां पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उसका अलग से होगा। तो ये सब बातें करेंगे। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उस प्लानिंग पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगती है। और आने वाले बजट में वैसे भी उत्तराखंड के पास 75,000 80,000 करोड़ से ऊपर का बजट नहीं होगा इस बार। 80,000 के आसपास का मुझे लगता है टोटल बजट होगा। और 80,000 में तो अगर आप ये देखें तो सीधे सीधे करीबन 40 से 45,000 करोड़ तो सीधे सीधे जो है आपके जो है सैलरीज और पेंशन में चले जाते हैं। तो आपके वहां बचता क्या? और आपकी जो टोटल रिसिप्ट है, जो भी टैक्सेस की रिसिप्ट है, वो 12-13,000 करोड़ से ऊपर की नहीं होगी। तो उसमें से इतना 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ देना, एलोकेट करना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है। बट इसके अलावा एक मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड की जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, उसको किस तरह से आने वाले टाइम पे ठीक किया जाए, कि इस तरह के जो आपदाएं हैं वो उसका किस तरह से जो उसका रिडक्शन हो, वो न्यूनतम हो, उसके लिए उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे हमें काम करना है। और किस तरह से अगर इस तरह के सब, जैसे अगर आप देखें कि अभी ये हुआ है कि भूकंप जो है कभी भी आ सकता है, 8 रिक्टर स्केल पे भूकंप आता है, तो पूरा उत्तराखंड जो है उससे इफेक्ट हो सकता है। तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, ये जो है एक सिस्टम होना चाहिए, और एक सोच होनी चाहिए कि हम किस तरह से भविष्य में उत्तराखंड को चाहते हैं। हम ठीक है, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू, हम चाहते हैं कम रेवेन्यू, लेकिन कल के दिन में ये आपदाएं किस तरह से न्यूनतम हो, किस तरह से हमारी इमीडिएट जो है, हम अगर कोई आपदा आती है तो उसको हम कैसे रेस्क्यू करें, कैसे काम करें, और कैसे इसका इफेक्ट कम से कम जो है जनमानस पे हो। तो ये सब चीजें हमें सोच के चलनी पड़ेगी आने वाले टाइम। बिल्कुल राजेंद्र जी। सचिन जी, आपने सुना राजेंद्र जी ने किस तरीके से पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो या इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो, वो बताए हैं। अब ये जानना चाहेंगे कि जब से आप लोगों की सरकार आई है, आपने कहा है बहुत रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्टर समिट भी यहाँ पर करवाया था, कई MOU साइन हुए थे, लेकिन अभी भी हम लोग जो हैं टोटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। अभी भी कई ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमें केंद्र की मदद लेनी पड़ती है, जो जायज़ भी है, कभी ऐसे मौके आते हैं, लेकिन फिर भी अभी जिस तरीके से राजेंद्र जी ने कहा कि हमें कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो उससे क्या सरकार ने सोचा है कि उसको कैसे कम किया जा सके, अपनी डिपेंडेंसी कैसे बढ़ाई जा सके?
देखिए, निश्चित रूप से जो है सरकार जो है इस चीज़ को लेकर जो है चिंतित भी है, और सरकार ने जो है अपने पिछले बजट में भी और वर्तमान के बजट में भी ये प्रावधान रख रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरीके की कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा पहाड़ पे, जितने भी उद्योग जगत के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पहाड़ के इंटीरियर्स में जाने के लिए तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि उनको जो यहाँ वहाँ का रॉ मटेरियल्स है वो वहाँ तक ले जाने में लाने में उनकी कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है। सरकार ने जो है इसीलिए, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो बेसिकली टूरिज़्म हब प्रदेश है, सरकार ने जो है 13 डिस्ट्रिक्ट और 13 डेस्टिनेशन के रूप में जो है जगह जगह पर जो है सरकार जो है टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए कार्य कर रही है। ऑल वेदर रोड, जो हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं, ऑल वेदर रोड भी जो है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जब 12 महीने जो है पहाड़ पर जो है यात्राएं होंगी तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, यहाँ पे रोज़गार भी मिलेगा और यहाँ का जनजीवन भी जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही जो है होम स्टे योजना जो है, जो यहाँ का जो हमारा युवा है वो पहाड़ पे जो है होम स्टे व्यवस्थाएं लागू करें, यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग की व्यवस्था बनाएं, ताकि जो है आप स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहाँ पर जो है अपने कार्य बढ़ा सकें। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार ने लगातार बजट्स के अंदर प्रावधान करती आ रही है, और आगामी उसमें भी यही इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि हम अपना रेवेन्यू जो है वो टूरिज़्म के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो टूरिज़्म ही है, हमें ये मानना पड़ेगा, हम इससे बिल्कुल भी हम पीछे नहीं हट सकते, और टूरिज़्म पे फोकस करते हुए और आगे और हम इसको किस तरीके से जो है और मजबूत व्यवस्था बना सकते हैं ताकि हमारे को जो है रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। तो सरकार उस पर जो है लगातार जो है कार्य करती आ रही है, और अभी आगे भी जो है इस पर जो है सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है। बिल्कुल संदीप जी, सचिन जी ने कहा पूरा प्रदेश जो है टूरिज्म पे डिपेंडेंट है और हम उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतने पिछले कुछ समय में परिस्थितियां बदली हैं, खासतौर पर क्योंकि टूरिज्म की बात करें तो लोग पहाड़ की ओर जाते हैं और पहाड़ पे जितना दबाव बनेगा उतना ज़्यादा जो है, क्योंकि सेंसिटिव जोन्स हैं, लैंडस्लाइड्स के बारे में बात करें या फिर अर्थक्वेक की बात करें तो काफ़ी सेंसिटिव जोन्स हैं, तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा अगर सिर्फ एक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए तो? दिव्यदर्शिनी, हमारे यहाँ जो जितना भी पर्यटक आता है, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर पर्यटक है वो धार्मिक पर्यटन। धार्मिक पर्यटन आदिकाल से हमारे यहाँ चला आ रहा है। देश की जनसंख्या बढ़ी, राज्य की जनसंख्या बढ़ी, तो निश्चित है उसमें भी वृद्धि हुई है। धार्मिक पर्यटन बहुत सारी भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्यटन होता है। इसको रोक पाना तो शायद किसी सरकार के हाथ में नहीं है, चाहे ये सत्ता में हो, चाहे हम लोग हो, चाहे अन्य सरकारें सत्ता में आए। तो इसको भविष्य में ये निरंतर बढ़ेगा, क्योंकि जो पर्यावरण, जो हमारे यहाँ दिव्य धाम जो हमारे यहाँ स्थित हैं वो अन्य राज्यों में तो स्थित नहीं है। तो निश्चित है कुछ लोग हमारे यहाँ अच्छे मौसम के लिए भी आते हैं, कोई लोग दर्शनों के लिए भी आते हैं। भगवान की आस्था है, सनातन सबसे बड़ा धर्म है देश में, तो निश्चित है कि लोगों का आना यहाँ बढ़ेगा ही। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निरंतर भूवैज्ञानिक हमें ये बता रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले भी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उत्तराखंड बहुत बड़े भूकंप की जद में है जी। उसका ताज़ा उदाहरण उत्तरकाशी में अभी भूकंप आया था। अभी उत्तरकाशी का जो हमारे यहाँ जो भूकंप था वो हम लोगों ने बहुत भयावह स्थिति देखी है, पूरा उत्तरकाशी उजड़ गया था। उसके बाद अभी जो भूकंप अभी इसी माह जो आया, उस भूकंप को आप सब हमने देखा है। सरकार को संजीदा होना पड़ेगा। राहत कार्य, बचाव कार्य जो है वो तो प्रत्येक सरकार का काम होता है, इसलिए पब्लिक उन्हें चुनती है। हम केंद्र से मदद मांगे, लेकिन साथ साथ तत्कालीन सरकार को आने वाली जो आपदाएं हैं उनको उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है दिव्यदर्शिनी कि अभी वर्तमान में जिस आपदा से हम जूझ रहे हैं, जोशीमठ की आपदा सबसे बड़ी आपदा वर्तमान समय में हमारे सामने है जी। हम निरंतर आपदाएं हमारे राज्य पे आती रहती है, ये बड़ी हम सब के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन तत्काल में जो आपदा हमारे सामने है वो आपदा हमारे पे क्यों आ रही है, इसकी भी कोई ठोस जानकारी लगता है कि ना हमारे पास होगी, ना जोशीमठ लोगों के पास होगी, राज्य किसी आदमी के पास होगी। उससे बड़ी हैरानी करने वाली बात यह है जब इसरो एक रिपोर्ट जारी करता है कि भाई आपदा की ये स्थिति, यहाँ आपदाग्रस्त ज़्यादा क्षेत्र हैं, कम क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र हैं, उसे भी सरकार न जाने क्या कारण थे कि सरकार ने वो रिपोर्ट भी आनन फानन में हटवा दी या गायब करा दी। कोई ऐसे तो है नहीं कि किसी साइट पे अगर कोई रिपोर्ट पड़ेगी तो सार्वजनिक होती है, हर कोई देख सकता है, वो भी सरकार द्वारा गायब कर दी गई। कम से कम जो लोग जोशीमठ में रह रहे हैं अभी वर्तमान समय में, उस आपदा से लड़ रहे हैं, उनको ये तो पता होना चाहिए कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। आप इस चीज़ को रखिए ना,
आप विश्वास नहीं करेंगे, होली के दिन भी जब पूरा देश पूरा राज्य होली मना रहा था तो जोशीमठ संघर्ष समिति बचाओ में जो लोग हैं वो विशाल रूप में तहसील के प्रांगण में बैठ के धरना दे रहे थे। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात ना हमारे लिए हो सकती है ना सरकार के लिए हो सकती है। क्यों राज्य सरकार अभी तक जो उनकी समिति है जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, क्यों उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही है? कोई उनके पास राजनीतिक एजेंडा नहीं है। वो लोग हैं जो सरकार से चीख चीख के पहले दिन से कह रहे हैं, 61वां दिनों का धरना है उनका, कल 62वें दिन हो जाएंगे उनके धरने को, चीख चीख के वो लोग कह रहे हैं। वहीं के लोग हैं, कोई अन्य जगहों से आए हुए लोग नहीं है जो वहाँ धरना दे रहे हैं। वहीं के लोग बार बार सरकार से चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारी पुकार सुन लो, आप हमारी सुनो। क्या सुनना चाह रहे हैं? अगर आप किसी के मकान का कोई पैमाना तय करते हैं कि उसको इतने पैसे देने चाहिए, तो कम से कम उस व्यक्ति से चर्चा कर ली जाए। क्योंकि हमने देखा है ये वही सरकार है जो रात के समय अंधेरे में पुलिस बल की सहायता से बुलडोजर जेसीबी ले आके एक जो राणा जी जिनका होटल मुख्य मार्ग में पड़ता है जोशीमठ, उसको तोड़ने पहुंच गए थे। जब भारी विरोध हुआ, जनता रोडों पे आ गई, तो सरकार को आनंद फानन में रोकना पड़ा। अधिकारी फिर उनसे जाके चर्चा की, बाद में होटल टूटा। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा, आप जिन लोगों के लिए कुछ करने जा रहे हैं उन लोगों को विश्वास में लीजिए। पूरे ऐसा नहीं है कि ये राज्य तो आपदाएं, हमारे राज्य में आपदाएं आती रहती है, हम सबका दुर्भाग्य है। लेकिन जिन लोगों के लिए हम कुछ भी हम जिन लोगों के लिए गाइडलाइन बना रहे हैं, जिनको लाभ पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं, उन लोगों को विश्वास में लीजिए। क्यों आप उनके विश्वास में उनको नहीं ले पा रहे हैं? सरकार को सबसे पहले उन लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। और सरकार को जो सरकार की नीतियां हैं, अरे जिन लोगों के लिए नीति बनाई उनके आगे स्पष्ट रूप से उस नीति को रखना पड़ेगा। अगर उस नीति में उनको कोई आपत्ति है तो उसमें बदलाव भी करने पड़ेंगे। क्योंकि नीतियां जो है वो जनता के लिए बनती है और खासकर उन लोगों के लिए बननी जिन पे आपदा आई है। जिसका घर टूट रहा है उसकी हम आपको उनको सुननी पड़ेगी। सरकार करता है, हम आप तो सिर्फ कह सकते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उन लोगों को सुन लिया जाए। मुनासिब मुआवजा जो भी उन लोगों को मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग जो वहाँ के लोगों की है वो व्यावसायिक जो संकट उनके आगे आया है, क्योंकि चारधाम का मुख्य द्वार है, रोजगार उनका जो था व्यवसाय था, पर्यटन था, उन पे जो चोट आघात पड़ी है उसको सरकार अगर ध्यान दे तो निश्चित ही जोशीमठ के लोगों का, राज्य के लोगों का विश्वास तत्कालीन सरकार पे बना रहेगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा अब जो बजट सेशन शुरू होने वाला है गैरसैंण के भराड़ीसैंण में? क्या रणनीति आप लोगों की है? क्योंकि कई मुद्दे आप लोग उठाते हैं, सड़क से लेकर सदन में उठाने का काम करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, वो मुद्दे हैं। जोशीमठ कहीं ना कहीं फीका पड़ता हुआ नजर आता है। आप डिबेट्स में बोलते जरूर हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कांग्रेस और या कोई भी विपक्षी दल इस मुद्दे को उतना मजबूती के साथ बीजेपी के सामने नहीं उठा पाए, सत्ता पक्ष के सामने, और फिर आप लोग ऐसे समय पे आके कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था? तो आपकी क्या रणनीति है बजट सत्र के दौरान? जोशीमठ का सत्र संभवतः 12 तारीख से प्रारंभ हो रहा है या 13 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। 13 तारीख को कांग्रेस पूरे प्रदेश के अपने नेताओं को, अपने पदाधिकारियों को एकत्र करके सरकार के जो सत्र ये चलाने जा रहे हैं उस सरकार के सत्र का घेराव कर रही है। घेराव की जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों में जो प्रमुख स्थान है वो जोशीमठ की आपदा में जो राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, पुनर्विस्थापन, और जो जोशीमठ के लोगों को सहायता और पहुंचाने का काम जो सरकार करना चाह रही है, उसके बारे में जो स्पष्ट नीति है उसको लोगों के आगे प्रकट करने के लिए कांग्रेस मजबूत रूप से गैरसैंण का घेराव करने जा रही है। दूसरी मांग जो कांग्रेस की प्रमुख रूप से होगी, अंकिता प्रकरण में निरंतर जो अंकिता के परिजन हैं वो सरकार को चीख चीख के कह रहे हैं कि कानूनी व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट नहीं है। माननीय न्यायालय ने तो कह दिया, लेकिन जन भावनाएं भी कुछ होती है। उनकी माँ, उनके पिता बार बार जनता के आगे कहते हैं कि हम जो हमारे लिए जो न्याय व्यवस्था चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है। कौन वो वीआईपी था जिसको भाजपा के सारे लोग मिलके यहाँ से लेके दिल्ली की संसद तक बचाना चाह रहे हैं? उस व्यक्ति का नाम उजागर करने के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य का जो बेरोजगारी है, इन 6 सालों में लगातार जो भाजपा का मुखौटा पहनकर इस राज्य के युवाओं का रोजगार बेचने का काम जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों का नाम उजागर करने के लिए, और सख्त से सख्त कानून जो आपके द्वारा नकल विरोधी कानून जो बनाया गया है, उस कानून के डर से कहीं जो आवाजें आपके लोगों के खिलाफ इस राज्य में उठ रही हैं कि भाजपा के लोग पेपर बेचने का काम कर रहे हैं, उन आवाजों को दबाने के लिए मात्र एक कानून न रह जाए, उस कानून का सदुपयोग है। इसलिए कांग्रेस 13 तारीख को गैरसैंण में
एक विशाल घिराव करना जा रही है और उस घिराव में जो प्रमुख मांगे रहेंगी उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो होगी जोशीमठ आपदा होगी। बिल्कुल। और अब कार्यक्रम के अंत में फाइनल कमेंट्स में लेना चाहूँगी। सबसे पहले सचिन जी, ये जानना चाहेंगे कि क्या अब 2000 करोड़ रुपए से जो है जोशीमठ को संवारा जाएगा? किस तरीके से पूरा प्लान है आपका? जो आपने डीपीआर भेजा है या जो प्रपोजल आपने भेजा है उसमें क्या पॉइंट्स आप लोगों ने रखे हैं? देखिए, मात्र 2000 करोड़ रुपए से ही जो है पुनर्वास की व्यवस्था बनाने का केवल ये कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि ये 2000 करोड़ ही केवल जो है मात्र है। आगे जितनी आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ के जनमानस को जितनी भी जो है उन्हें विस्थापित करने के लिए जो है व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित रूप से समय समय पे जो है उसकी व्यवस्थाएं और उसकी जो है मांग जो है सरकार पूरी करती रहेगी। मेरा विपक्ष से, खास तौर से कांग्रेस से ये आग्रह जरूर रहेगा कि पूर्व में भी आपने जो है एक भय का माहौल जो है उत्तराखंड के अंदर मुख्यतः जो है जोशीमठ के लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। इस समय उनको राजनीति की आवश्यकता नहीं है, उनको जो है सहायता की आवश्यकता, और निश्चित रूप से राजनीति जनहित के लिए होती है। आपके यहाँ हो सकता है कि आपके यहाँ अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, इसलिए सबको अपनी नेतागिरी चमकाने का एक मौका जरूर मिल रहा होगा, लेकिन ये मौका राजनीति का नहीं है, उनके साथ खड़े होने का, उनकी दुख को बांटने का है, ना कि उनको भय के माहौल में खड़ा करने का है। और जहाँ तक सरकार की बात है, धामी सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, हम हर तरह से जो है जोशीमठ के और उत्तराखंड के आम जनमानस के साथ खड़े हैं। जहां जितनी जरूरत सरकार की पड़ेगी, मंत्रियों की पड़ेगी, वहां के कार्यकर्ताओं की पड़ेगी, तो हर कार्यकर्ता जो है आप जोशीमठ के जनमानस के साथ खड़ा है और उनकी समस्या का निवारण करने के लिए जो है आगे है। ठीक है, संदीप जी, फाइनल कमेंट। दिव्या दर्शनी जी, चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, ये जो सरकारें हैं, ये बयानवीरों की सरकारें हैं। बड़े बड़े बयान देकर इन्होंने सत्ता देश में और राज्य में हासिल करने का काम करा है। हम इनसे मुख्य विपक्ष होने के नाते एक आग्रह करते हैं। हर प्रकरण में तो आप धड़ों की बातें करते हैं। आपने देखा कि बेरोजगार को इतना बड़ा प्रदर्शन इस राज्य में हुआ तो इन्होंने कहा कांग्रेस ने करवाया, बाहरी लोगों ने आके किया। इन लोगों को हम कहना चाहते हैं, मुख्य मुद्दों से ना भटकिए। जोशीमठ को, आपने जोशीमठ के लोगों को सब कुछ देना, आप सत्ता में, आपने जोशीमठ के लोगों के लिए सब कुछ करना है और आप कांग्रेस का नाम लेके अपने कर्तव्यों से नहीं बच सकते। हमारा आपसे आग्रह है कि 2024 का इंतजार ना करिए किसी राहत विशेष पैकेज को देने के लिए। चुनाव तो राज्य में, देश में हर वर्ष आएंगे। आप राज्य के लोगों के अगर सही में हितैषी हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा तो निश्चित ही अब आपको राज्य के लोगों के लिए सच में कुछ करना होगा। अमरिंदर विजय, देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड को अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा माहौल उत्तराखंड में है जब सरकार चौतरफा घिरी हुई है और पूरी तरह असफल है। इतने मुद्दे इस समय जनता के इतने सवाल इस समय फैले हुए हैं कि चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलता हो, चाहे पेपर बेचने जो है बीच चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता निकल पड़े हों, चाहे ये जोशीमठ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ जिस तरीके से वहाँ के लोग नाखुश हैं, या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, हमारे नौजवानों पर लाठीचार्ज का सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो मुखौटा है, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो वो कर देते हैं वो कहते नहीं हैं, तो निश्चित तौर पर जन विरोधी सरकार उत्तराखंड में चल रही है जी। तो हर मुद्दे पर सौतेलापन उत्तराखंड की जनता के साथ हो रहा है। और विधानसभा का जो ये सत्र है, अब उसमें ये चेहरा भी इनका साफ साफ दिख जाएगा कि उत्तराखंड के भविष्य को लेकर के, उत्तराखंड की तरक्की को लेकर के, उत्तराखंड के नौजवान को लेकर के, महिलाओं को लेकर के किस तरीके का ये बजट देने वाले हैं। और जिस तरह से इनकी कार्य प्रणाली बता रही है, हमको लगता है कि बहुत निराशाजनक सरकार चलाने वाले हैं। ठीक है, राजेंद्र बिस्जी, फाइनल कमेंट प्लीज। प्रियदर्शनी में जहाँ तक बात है कि उत्तराखंड में जो इस समय जिस तरह राजनीतिक माहौल चल रहा है, जी। आने वाले समय मुझे लगता है कि एक नहीं कई सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार को इमीडिएट जो है एक्शन लेना पड़ेगा और ले रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पुष्कर सिंह धामी जो है काफी एक्टिव हैं और वो जगह जगह जाके, हर जगह जाकर उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक पुष्कर सिंह धामी से नहीं होगा, उसके अलावा जो पूरी सरकार है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं या संगठन है
या जो विपक्ष भी है, मैं विपक्ष भी चाहता हूँ कि वो लोग भी सरकार को जो है किस तरह से पुश करें, उनको चिताएं कि हम उत्तराखंड में सब समस्याएं कितना विकराल रूप ले रही हैं, चाहे जोशीमठ की बात हो या आने वाले समय में और भी जो है इस तरह की जो है आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं, या और भी जो यहाँ पे मुद्दे हैं, चाहे वो रेवेन्यू जनरेशन का है, एक बढ़िया रोबस्ट इकोनॉमी बनाने का है, चाहे वो बेरोजगारी को हटाने का है, ग्रोथ बढ़ाना है, किस तरह से जो भी सरकार के पास केंद्र से पैसा आ रहा है, ये सरकार अपना पैसा लगा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा। तो ये बहुत सारे जो है ऐसे चीजें हैं जो सरकार को इमीडिएट फुल प्रूफ 100% जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तभी उत्तराखंड सरकार जो है एक विकास के रास्ते में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया और अपनी बात रखने के लिए। तो 2000 करोड़ रुपए जो मांगे गए हैं केंद्र से, अब देखना ये होगा कि कितना जल्दी वो बजट दिया जाता है और जो आने वाला बजट सत्र है प्रदेश का, उसमें सरकार क्या प्रावधान अपने तरफ से करती है। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाला वक्त जोशीमठ के लिए बेहतर हो और जो बजट है उसको जितना उम्मीद की जा रही है उतना बजट मिले और उससे बेहतरी की ओर जोशीमठ को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।